हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू IXAMB। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मैनेजमेंट ट्रेनीज और मैनेजर्स के लिए रिक्रूटमेंट्स जारी करी है, जिसके बारे में एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन वीडियो हमने पहले ही चैनल पे बना दी है। उसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पा सकते हैं या फिर आई बटन में भी उसको मैं लगा दूंगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशली जनरल स्टडीज को लेकर के, उसकी पैटर्न को लेकर के और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और आप उस चीज के लिए कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं। और लास्ट में हम जानेंगे एक जनरल कॉन्सेप्ट, एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं पूछने का ट्राई करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और देखते हैं आगे इसमें क्या है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे आपको पता होगा ही, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें आपका एग्जाम 2 फेजेस में होगा। जो फेज 1 है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज, जहां पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर सेक्शन में 25 है और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके कितने हैं इसमें 25 है हर सेक्शन में। सेक्शनल टाइमिंग आपको दी जाएगी इसमें करने के लिए, वो होगी 15 मिनट्स की। तो ओवरऑल जो आपका टाइम है वो 60 मिनट्स का इसमें आपको दिया जाएगा फेज 1 के लिए। ये आपका फेज 1 का है। अगर हम फेज 2 की बात करते हैं तो फेज 2 में अगेन इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज, ये 4 सब्जेक्ट हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। ये 25 ईच यहाँ पे है, लेकिन जनरल स्टडीज में यहाँ पे 45 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और 25, 25, 25 एंड 45 यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको हर सेक्शन या हर सब्जेक्ट के लिए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फेज 1 और फेज 2 के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स था। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक को लेकर के, जो है जनरल स्टडीज, क्योंकि क्वांट्स और रीजनिंग के लिए आपके लिए पहले इसमें वीडियोस आ चुकी है। हम बात करेंगे जनरल स्टडीज के लिए। तो देखिए, जनरल स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अकेले 3 से 4 सब्जेक्ट इसमें आपके दिए गए हैं। एक आपका इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, आपके करंट अफेयर्स आएंगे और आपका जनरल साइंस आएगा। अगर आप उस जो नोटिफिकेशन दिया है उन्होंने ऑफिशियल, अगर आप उसमें देखेंगे तो उन्होंने बताया है कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत हाई लेवल के नहीं होंगे, वो एक जनरल ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि हर किसी को पता होने चाहिए। तो बहुत हाई लेवल का हमें इसमें नहीं पढ़ना है। तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे इसमें? ये 5 रहेंगे जो कि आपको मैंने बता दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी को लेकर के। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, सारे के सारे इंडिया से रिलेटेड है, इसमें वर्ड का कुछ नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें नहीं है और विश्व का भूगोल इसमें नहीं है, विश्व इकोनॉमी नहीं है और जनरल साइंस और करंट अफेयर्स तो है ही। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं किसको लेकर के, इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल को लेकर बात करते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपके आएंगे जो हम आपको कराएंगे और क्या क्या आपके क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो आपको इस स्लाइड में देख रहे होंगे इंडियन ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स, जहां से हर एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे भी यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। काफी सारे आपको दिख रहे होंगे, 21 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। काफी लंबा आपको लग रहा होगा लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है। इसमें ये सारे, इसमें कुछ टॉपिक्स फैक्चुअल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको समझने होते हैं। तो फैक्चुअल वाले आप इजीली धीरे धीरे कर सकते हैं, याद करने पड़ते हैं सारे के सारे, और समझने वाले हैं उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये अंतर समझना जरूरी है कि ज्योग्राफी और जियोलॉजी में डिफरेंस क्या है। एक होता है जियोलॉजी, एक होता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में हम बात करते हैं बेसिकली सरफेस के ऊपर, यानी कि जो सरफेस के ऊपर हमारा एनवायरनमेंट है पृथ्वी पर, वो हमारे ह्यूमन कल्चर से कैसे रिलेटेड है, उसका हमारे ह्यूमन कल्चर पे क्या असर पड़ता है, या ह्यूमन एक्टिविटीज का उस सरफेस पे जो ह्यूमन जो एनवायरनमेंट है उस पर क्या असर पड़ता है, दोनों का एक दूसरे पे क्या असर पड़ता है, ये चीजें हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। लेकिन वही चीज अगर हम धरती के अंदर जाके पढ़ाई करते हैं, धरती के अंदर जाने का मतलब है कि पृथ्वी की संरचना कैसे हुई, स्ट्रक्चर क्या है, पहले क्या थी अब क्या हो गई, किस तरीके से अपने आप को चेंज करते चली जा रही है, इन सब चीजों के बारे में हम जब बात करते हैं तो वो सब चीजें आती हैं आपकी जियोलॉजी में। तो बेसिक सा डिफरेंस था आपका भूगोल यानी कि ज्योग्राफी और जियोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स जनरल इंट्रोडक्शन में जो कि आपको पता होने चाहिए यहाँ पे। और इसमें सबसे पहले आपके सामने आएगा वर्ल्ड का मैप। हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से, यानी कि पूरे विश्व को एक बार देखते हैं यहाँ से क्या क्या फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए इंडिया से रिलेटेड। पूरे विश्व में इंडिया से रिलेटेड क्या क्या आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की प्लेसिंग कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो पूरे विश्व में इंडिया का क्या स्थान है। अब स्थान की जब हम बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं, तो 2 तरीके से डिस्क्राइब की जा सकती है। नंबर 1 एरिया वाइज और नंबर 2 पॉपुलेशन वाइज। अब इसमें से एरिया वाइज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया कहाँ पे कौन से स्थान पे आता है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज कौन से स्थान पे इंडिया आता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इंडिया की प्लेसिंग क्या है, यानी कि इंडिया कौन से नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं जो एरिया वाइज आती हैं।
तो आपको बताता हूँ टॉप 10 कंट्रीज। मैप के माध्यम से याद करना इजी रहता है, इसलिए मैप आपके सामने रखा है मैंने। तो आप देखेंगे यहाँ पे सब, मैं ये मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे हो सकता है बहुत लोगों को ना भी पता हो, लेकिन अभी हम ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपको मैप की थोड़ी बहुत नॉलेज है, इतना में आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले रसिया आता है, जो कि एरिया वाइज सबसे नंबर 1 पे आता है, टॉप जो स्थान है वो रसिया का आता है एरिया वाइज। उसके बाद कनाडा सेकंड नंबर पे आता है। उसके बाद कनाडा के जस्ट नीचे यूनाइटेड स्टेट्स है, जो कि अमेरिका है, वो थर्ड नंबर पे आता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका कौन सा आता है? चाइना। फोर्थ नंबर पे चाइना आता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हम बात करते हैं तो ब्राजील आता है। सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ये आपको कमेंट में बताना है। बहुत लोग इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप समझते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, ये एक ऐसा महाद्वीप जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया कंट्री है। तो कौन सा महाद्वीप आपको नीचे बताना है। तो छठे नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। सेवेंथ नंबर पे लाई करता है हमारा इंडिया। सेवेंथ नंबर पे क्या आता है? एरिया वाइज इंडिया आता है पूरे विश्व में या पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद 8th नंबर पे आपका आता है अर्जेंटीना, जो कि अगेन साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। उसके बाद 9th नंबर में आपका आता है कजाकिस्तान, जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। 10th नंबर में अल्जीरिया आता है। तो आपको टॉप 10 कंट्रीज पता होनी चाहिए एरिया वाइज कौन सी है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन पूछा कि पॉपुलेशन वाइज इंडिया कौन से रैंक पे आएगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये हमारा पहला फैक्ट था आज का। प्लेस जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा, कौन से नंबर पे आता है? ये 7th नंबर पे हमारा इंडिया लाई करता है। इंडिया के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि भारत में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है एरिया ऑफ इंडिया, कि हमारे पूरे भारत का क्षेत्रफल क्या। हमने बात तो करी कि एरिया वाइज इंडिया 7th नंबर पे आता है, लेकिन भारत का क्षेत्रफल है कितना? भारत का जो क्षेत्रफल है आपको उसको याद रखना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। फैक्चुअल चीजें हैं, जनरल इंट्रोडक्शन में ये आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ेंगी। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है, या एक बार किया भी किया है किसी एग्जाम में, कि ये जो एरिया है इंडिया का पूरे विश्व का या पूरे वर्ल्ड का कितना प्रतिशत है या कितना परसेंटेज है। तो आपको याद रखना है कि ये पूरे विश्व का 2.4% है। पूरे विश्व का एरिया कितना है? आपको अगर ये 2.4% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू क्या होगी आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो ये 2.4% है पूरे विश्व का। ये था हमारा एरिया। एरिया के बाद हम बात करते हैं किस चीज की? विलेजेस इन इंडिया। भारत में कितने विलेजेस हैं? ऑब्वियसली इसके लिए जब जनगणना होती है, जनगणना के टाइम पे ये चीजें काउंट की जाती है। तो इससे पहले जनगणना लास्ट टाइम 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में कोविड के चलते नहीं हो पाई, तो अब होने की बात चल रही है। लेकिन 2011 में जब विलेजेस काउंट किए गए तो उस टाइम पे कितने विलेजेस थे ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी कभी कभी फ्रेम हो जाते हैं। तो विलेजेस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कितने हैं? 6,40,000 के आसपास आप बोल सकते हैं। वैसे 900 समथिंग है, 6,40,900 समथिंग है, जो आप 6,40,000 इनको मान के चल सकते हैं। वहीं अगर हम 2001 की बात करते हैं, 2001 में कितने थे? 6,38,000। ठीक है, 6,38,000 हुआ करते थे 2001 सेंसस के अनुसार। 10 सालों में बढ़ के 6,40,000 हो चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये था विलेजेस इन इंडिया। विलेज के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है आपका? टेरिटोरियल लिमिट की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। टेरिटोरियल लिमिट क्या होती है? किसी भी देश, कोई भी ऐसा देश जो समुद्र से लगता है, जैसे इंडिया हमारा समुद्र से लगता है, तो इसकी कुछ जो सीमा होती है वो वाटर में भी होती है, पानी में भी इसकी कुछ सीमा होती है। कुछ हिस्सा इसका ऐसा होता है जो कि पानी में भी इसका अधिकार वहां पे होता है। तो ये 3 तरीके की लिमिट्स होती हैं, इसकी 3 तरीके की बाउंड्रीज होती हैं जो वाटर में होती है। लेकिन इन चीजों को हम आगे जानेंगे कि कौन कौन सी होती है। फिलहाल यहाँ पे आप इतना जानेंगे कि जो टेरिटोरियल लिमिट है इंडिया की, ये टेरिटोरियल लिमिट है 12 नॉटिकल माइल्स। एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 नॉटिकल माइल्स, जिसको हम लोग बोलेंगे 21.9 किलोमीटर। 21.9 किलोमीटर, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 21.9 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो आपको बता रहा हूँ, जो आपको ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले पता रहनी चाहिए। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अभी आपको आगे बताऊंगा। अब हम आते हैं इंडिया में। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के बारे में काफी फैक्ट्स अभी हमने जाने हैं कि एक पॉपुलेशन, मैंने आपको एक चीज बताया नहीं कि पॉपुलेशन वाइज कौन से स्थान पे आता है, यानी पॉपुलेशन वाइज कितना परसेंट है इसका पूरे विश्व का। एरिया वाइज कितना था? 2.4% है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज ये 17.4% है। पूरे विश्व की पॉपुलेशन का 17.4% हिस्सा हमारे भारत यानी कि इंडिया में रहता है। बात करते हैं इंडिया की। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो
इंडिया का अगर हम नॉर्थ और साउथ एक्सटेंशन यानी कि उत्तर दक्षिण इसका फैलाव अगर हम देखते हैं तो ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कितना है आपका 3214 किलोमीटर है। और अगर हम वहीं बात करते हैं ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट एक्सटेंशन की बात करते हैं तो ये कितना है आपका 2933 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि नॉर्थ एंड साउथ यानी कि उत्तर दक्षिण एक्सटेंशन या फैलाव कितना है 3214 किलोमीटर है। वहीं आपसे ईस्ट वेस्ट या फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ फैलाव पूछा जाए तो आपको कितना बताना है 2933 किलोमीटर बताना है। ये आपका है क्या एक्सटेंशन। अगर हम इसमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो 30 डिग्री के आसपास है। अभी आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या है, यानी कि यहाँ से अगर लैटिट्यूड्स अगर आप खींचते चले आते हैं तो ये 30 डिग्रीज है और ऐसे भी कितनी है 30 डिग्री है। अभी आपको आगे बताऊंगा। और इसके साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बनता है कि जो इसके ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न और सदर्न पॉइंट्स क्या क्या है हमारे भारत के। सदर्न सबसे पहले बात करते हैं ईस्टर्न पॉइंट्स की। ईस्टर्न पॉइंट्स में यहाँ पे सबसे ईस्ट में क्या आता है आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह इसका नाम है किबिथु। किबिथु सबसे ईस्टर्न पॉइंट माना जाता है हमारे भारत का। अगर हम वेस्टर्न पॉइंट की बात करते हैं तो वेस्टर्न पॉइंट यानी कि गुजरात। गुजरात में यहाँ पे गुहार मोती नाम से एक जगह है, गुहार मोती, मैं इसको GM लिख देता हूँ। गुहार मोती वेस्टर्न पॉइंट माना जाता है। उसके बाद हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ऊपर सियाचिन है। यहाँ पे माना जाता, अब यहाँ पे लद्दाख हो चुका है। यहाँ पे माना जाता है इंदिरा कोल को। इंदिरा कोल एक प्लेस है जिसको माना जाता है कि नदर्न पॉइंट है हमारे भारत का। अगर हम सदर्न पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी लेकिन इंडियन मेन लैंड का, जो हमारी मेन लैंड है उसका सदर्न पॉइंट है। अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हमारा उसमें वाटर्स में जो लिमिट आती है, इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट आती है, वो भी काउंट कर ली जाती है। तो अंडमान निकोबार यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे सबसे नीचे है कार निकोबार। कार निकोबार में एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट। ये हमारा इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है। लेकिन अगर मेन लैंड की बात करेंगे तो वो कन्याकुमारी होता है। इधर इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था, जो कि है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसके बाद हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर हम बात करेंगे अगले वीडियोस में। तो अब बात करते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की। तो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स मैं इसलिए बढ़ाना चाह रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते ही हैं अधिकतर एग्जाम्स में, तो यहाँ भी होने की संभावना बनती है। सबसे लैटिट्यूड्स होती क्या है? लैटिट्यूड्स कोई वास्तविक लाइन नहीं है, ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस हैं। लॉन्गिट्यूड्स भी इमेजिनरी हैं, लैटिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइंस हैं। ताकि हमें किसी भी चीज के स्थान या उसके बारे में जानकारी लेने के लिए पूरे विश्व में, पूरे धरती पे इजी हो जाए, इस चीज के लिए हमने उसको किसी चीज से दर्शाने की जरूरत थी। तो हमें उसके लिए कुछ पॉइंट्स को वहां पे फ्रेम करना पड़ा। उन पॉइंट्स को मिला करके हमने एक लाइंस बनाई। उन लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। अब जब हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो लैटिट्यूड्स हमेशा इस तरीके से खींची जाती है, यहां से इधर को खींची जाती है। अब ये किस तरीके से होती है? मान लीजिए आपका ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी के अंदर एक सेंटर पॉइंट होगा जो कि आपको हवा में दिखेगा। इसके अंदर यहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा। इस सेंटर पॉइंट से आप कोई भी एक पॉइंट इसकी सरफेस पे ले लीजिए। मान लीजिए मैंने वो सरफेस पे यहाँ पे पॉइंट ले लिया है। तो अब इस पॉइंट से, अंदर वाले पॉइंट से यहाँ पे इसका कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगा, जिसको हम लोग एंगुलर डिस्टेंस में नापते हैं। तो ये एंगुलर डिस्टेंस में हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और इसी एंगुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। यानी कि जितने भी इसके बराबर होंगे सारे के सारे पॉइंट्स सेम एंगुलर डिस्टेंस पे या फिर कोणीय उस पे होंगे, दूरी पे होंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को मिला करके जब हम एक लाइन खींच देते हैं तो ये बनती है हमारी एक लैटिट्यूड्स बनती है। यानी कि लैटिट्यूड्स में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे सेम एंगुलर डिस्टेंस पे होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सबको मिला करके हमने एक लाइन खींच दी तो एक सेकंड जो आपकी बनी लैटिट्यूड्स बन गई, लैटिट्यूड बन गई, ये भी थर्ड बन गई। ऐसे करके आप बनाते चले जाएंगे नीचे तक। तो मैंने बोला कि सेंटर पॉइंट से वो सारे के सारे किसी न किसी एंगुलर डिस्टेंस पे होंगे, उनका कोई ना कोई एंगल यहाँ पे बन रहा होगा। लेकिन एक एंगल ऐसा भी होगा जो इसके सरफेस पे, यहाँ पे जैसे एक सरफेस है, इसके सेंटर से सरफेस पे एक एंगल ऐसा होगा जो कि 0 डिग्री का होगा। उस 0 डिग्री पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको मिला करके आप एक लाइन खींचेंगे तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन इस पूरे के पूरे गोले को, जो आपको गोला दिख रहा है, इसको दो भागों में बांट रही है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। दो बराबर भागों में बांट देती है। इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। 0 डिग्री की ये लाइन मानी जाती है। और अगेन इसके नीचे फिर आप जाएंगे तो अगेन इस तरीके से आप लाइन से यहाँ पे खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है? लैटिट्यूड्स होती हैं। आपको याद रखना है इक्वेटर जो पूरा का पूरा पृथ्वी है या फिर एक गोला है, इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। अब बात करते हैं कि लैटिट्यूड्स होंगी कितनी लैटिट्यूड्स होंगी। आपको पता है कि ये एंगुलर डिस्टेंस बना रहे हैं सारे के सारे। अगर आप जाएंगे इस तरीके से ऊपर तक तो यहाँ तक बनेगा।
जब यहाँ तक बनेगा तो आपको पता है ये कितना डिग्री एंगल बनता है, ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि यहाँ से आप यहाँ तक जाएंगे तो कितना बनेगा, 90 डिग्री का ये एंगल बनेगा। और जो हर लैटिट्यूड है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 1 डिग्री का है। अगर 1 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस हर लैटिट्यूड के बीच में है और मैक्सिमम 90 डिग्री है, तो कितनी लाइंस यहाँ पे बन रही होंगी, ये टोटल बन रही होंगी कितनी, 91 बन रही होंगी, क्योंकि 0 डिग्री से हम शुरुआत कर रहे हैं तो 0 डिग्री भी काउंट किया जाएगा। तो 0 1 2 3 ऐसे करके कितनी बन रही होगी, 90 तक, यानी कितनी हो गई, 91 हो गई। और सेम यहाँ भी जाएंगे नीचे तो 0 डिग्री ये, और 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे कितनी होंगी, ये सारी की सारी 91 यहाँ पे भी होंगी। तो 91 लैटिट्यूड्स आपको नीचे दिख रही है, 91 ऊपर दिख रही है, लेकिन इसमें एक क्या है, 0 डिग्री है जो कि दोनों में काउंट हो गई है, इसलिए यहाँ पे हम कितना कर देंगे, इसको 90 यहाँ कर देंगे, और नीचे भी कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, क्योंकि एक ऐसी है जो कि हमने एक्सक्लूड कर दी है क्योंकि दोनों में काउंट हो रही थी। तो 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे और एक यहाँ पे हो गई। अभी भी इसमें कुछ गड़बड़ है, वो क्या है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते चले जाते हैं या नीचे बढ़ते चले जाते हैं तो हम देखेंगे कि लैटिट्यूड्स की जो लंबाई है वो कम होती चली जाती है। यहाँ पे सबसे बड़ी है 0 डिग्री इक्वेटर पे, ये इससे कम है, ये इससे कम है, ये इससे कम है। तब ऊपर बढ़ते चले जाओगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सबसे टॉप पॉइंट पे आ जाओगे यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आओगे जो 90 डिग्री वाली जो लैटिट्यूड है वो एक लाइन ना होकर के एक पॉइंट होगा, इसलिए यहाँ पे हम 90 भी नहीं करेंगे, तो कितना करेंगे, 89 करेंगे, क्योंकि जो नॉर्थ पोल है ये एक पॉइंट होता है, ये एक लैटिट्यूड या एक लाइन नहीं होती है। सेम यहाँ पे आएंगे तो साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, ये एक लैटिट्यूड नहीं है, एक पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। अगर अब आपसे पूछा जाए कि लैटिट्यूड्स टोटल कितनी है तो आप कितनी बताएंगे, टोटल लैटिट्यूड्स 89 ऊपर, 89 नीचे और एक 0 डिग्री हो जाएगी, तो आपकी कितने जाएंगे, 179। 179 आपकी कितने क्या होती है, टोटल लैटिट्यूड्स होती है। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान रखेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में कि सारी की सारी लैटिट्यूड्स क्या है, आपस में पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा उतनी डिस्टेंस यहाँ होगा, उतना यहाँ, उतना इसके पीछे भी होगा। और ये सर्कुलर होती है, आगे से जा रही है पीछे से आ रही है, यानी कि सर्कुलर होती है। तो इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस सेम है, तो ये क्या होंगे, समानांतर या पैरेलल होंगे। तो ये था लैटिट्यूड्स के बारे में। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड्स क्या होंगी, जैसे हमने इक्वेटर बनाई, इक्वेटर के अगर आप ऊपर से लाइन खींचोगे, जैसे इक्वेटर है मान लो आपकी, अब इक्वेटर को काटते हुए एक लाइन खींच लीजिए आप इस तरीके से, तो ये आपकी क्या है, लैटिट्यूड है, सॉरी लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड आपकी ऐसे खींचती थी, लॉन्गिट्यूड आपकी ऐसे खींचती है, यानी कि वर्टिकल फॉर्म में खींचती है। तो आप ऐसे खींचते चले जाइए, ये सारी की सारी आपकी क्या हो जाएंगी, लॉन्गिट्यूड हो जाएंगी। ये भी सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस होती है, जैसे लैटिट्यूड्स होती थी, ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इनको हम लोग मेरिडियंस भी बोलते हैं, मेरिडियंस बोल लीजिए या लॉन्गिट्यूड बोल लीजिए, बात एक ही होती है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जैसे लैटिट्यूड्स में आप आते हैं तो वहां पे आपको एक 0 डिग्री देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि ये हम लोग सेंटर से ले रहे होते हैं तो इसका एंगल कुछ ना कुछ 0 डिग्री होता है। तो लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी 0 डिग्री देखने के लिए नहीं मिल सकता, वर्टिकल लाइंस पे कोई भी 0 डिग्री आपको देखने को नहीं मिली, कोई भी लाइंस। तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी लॉन्गिट्यूड या ऐसी कौन सी मेरिडियन है तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए सन 1884 में एक जनरल मीटिंग हुई जिसमें मतलब माना गया कि हम लोग उस लाइन को 0 डिग्री मानेंगे, लॉन्गिट्यूड मानेंगे, जो कि ग्रीनविच यानी कि जो आपका राव यानी कि रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है वहां से होकर गुजरती है ग्रीनविच में। GMT ग्रीनविच मीन टाइम से भी उस लाइन को दर्शाया जाता है, GMT। राव यानी कि रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, वहां से होकर लंदन में ये है, वहां से जो लाइन गुजरती है उसको हम लोग क्या मानेंगे, 0 डिग्री मानेंगे। वो मान लीजिए आप ये है, यानी कि ये है जो राव यानी कि रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है, ये आपकी 0 डिग्री है। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी सारे देशों के बीच में, इसको माना गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इसके बाद जो जितनी भी राइट हैंड साइड में इनको बोलेंगे हम ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी जाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स बोलेंगे। यानी कि अगर हम इस पूरे स्फीयर की बात करेंगे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यहाँ क्या था, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर ये हुआ करता था। लेकिन जो लैटिट्यूड्स थी वो सारी की सारी आपस में पैरेलल हुआ करती थी। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपस में पैरेलल नहीं होती है, क्योंकि सर्कल ऊपर से नीचे लाइन खींचेंगे तो पैरेलल नहीं बन सकती है। लॉन्गिट्यूड्स किस काम में आती है, जो मेरिडियन होती है स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करने के काम में आती है। इससे हम लोग किसी भी देश का स्टैंडर्ड टाइम दर्शाते हैं, किससे, मेरिडियन के माध्यम से, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स के माध्यम से। अगर हम टाइम दर्शाते हैं तो ऐसी ही एक लाइन हमारे भारत में भी होनी चाहिए जिसे कि हम लोग टाइम दर्शाएंगे। और वो टाइम हमारा कहाँ से दर्शाया जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो जो लाइन है तो भारत में बताई जाती है स्टैंडर्ड टाइम के लिए, उस लाइन की जो डिग्री है कितनी, 82 डिग्री 30 मिनट्स है, यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट है। 82.5 डिग्री ईस्ट की जो मेरिडियन है उसको बोला जाता है भारत में स्टैंडर्ड टाइम
दर्शाने के लिए उसको माना जाता है। कहाँ से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर निकलती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट्स वाली लाइन। इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे आज के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, कि इसमें कुछ मैंने फैक्ट्स आपको बताए, उसके बाद लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए। अब मैं 2-4 क्वेश्चन आपको यहीं से पूछ लेता हूं, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? इनमें से किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? यूपी से नहीं होती है, उड़ीसा से नहीं होती है, त्रिपुरा से, मेघालय से, महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है, आप देंगे बाकी क्वेश्चन का आंसर। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 17% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स एरिया इज इतना। आपको बताना है कि एरिया पूरे वर्ल्ड के एरिया का कितना परसेंट है। आपको इसमें से आंसर टिक करके कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। वेयर इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड? हम बोल रहे हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि हम लोग मेन लैंड की बात नहीं कर रहे हैं। जो सबसे नीचे पॉइंट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, आपको इसमें से बताना, आपको बताया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विथ बांग्लादेश? ये क्वेश्चन है जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इसके बारे में, बॉर्डरिंग कंट्रीज और नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। फिर भी अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कोर्स है FCI मैनेजर। आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं खुद को और एक बेहतरीन तैयारी एग्जाम के साथ कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस आपको मिलती हैं, इंटरव्यू गाइडेंस आपको यहाँ पर दिया जाता है अगर आप किसी भी एग्जाम में होता है तो। ठीक है, आप एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाकर के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिख देता हूँ 9205524028। इस पे कॉल करेंगे तो आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको फिर से आगे गाइड किया जाएगा और अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपके सामने लेके आई जाएंगे। ठीक है, तो आपने ध्यान रखेंगे और तैयारी को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।